जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसमें हम लोग को देखना है कि फिजिक्स में कंप्लीट महामैराथन। इसमें देखना है कि फिजिक्स में अब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से लगभग वीडियो आपको आएंगे। अब आज फिजिक्स है तो कल केमिस्ट्री, फिर बायो। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से ठीक है। तो कहेंगे कि झुकेगा नहीं, उसी प्रकार से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए फिजिक्स में पहला है कि महामैराथन में कंप्लीट फिजिक्स क्लास 10th। ठीक है, देखिएगा कि इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दिया हुआ रहेगा कि पहला चैप्टर फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, फिर अपवर्तन, मानव नेत्र। तो पूरी तरह से पूरा फिजिक्स को एक ही वीडियो में एंड करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्रकाश का परावर्तन में ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है। जो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज करिए, ताकि आगे की वीडियो इस प्रकार से आपको अच्छी आए और लाइव क्लास में भी मैं आपको पढ़ा सकूं। तो इसके लिए मैं आपका सदाभारी रहूँगा। चलिए आपका नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 1 है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी कि बोलेंगे कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन है। तो समतल होगा और उत्तल होगा। यानी बात करेंगे कि उल्टा होता है ना तो अवतल, ठीक है, और सीधा होगा तो समतल और उत्तल, समतल और उत्तल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। जो देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में। तो सीधी रेखा में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। एक होता है कि बताया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। एक बोले हैं कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर समतल होते हैं। कोई दिक्कत? अब बात करें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। आगे है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बोलेंगे कि ये नियम को निर्धारित करता है। कोई दिक्कत? आगे है कि इसमें दिया हुआ है मेन, जो देखिएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो बोलेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। यानी समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर है नेक्स्ट जो देखिएगा कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो अभिसारी होगा। कोई दिक्कत? यानी बोलेंगे कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी। 8 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है जो देखिएगा कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1। किसी भी समतल दर्पण में आवर्धन कितने? +1, याद रखना है। 10 नंबर है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर? तो अनंत। यानी फोकस दूरी अनंत होता है समतल दर्पण के, ठीक है। फिर है आपका कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो कहाँ रखा जाए कि वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। तो देखिए जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दम बराबर बनेगा, ठीक है, और उसी पद से वापस लौट जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर, किस पे? वक्रता केंद्र, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र को किससे सूचित? C से, फोकस दूरी को F से, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से, ध्रुव को P से। ये सब बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हासित। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दर्पण सूत्र है। देखिए कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। और एक होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये है लेंस सूत्र। कौन सूत्र है? लेंस सूत्र। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दर्पण सूत्र कहेंगे तो ये और लेंस सूत्र कहेंगे तो ये। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे है 13 के बाद अगर कहेंगे तो 14 नंबर में देखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल, ठीक है, दाढ़ी बनाने में। और रोगी जो होता है ना, रोगी यानी डॉक्टर द्वारा रोगी के आँख, कान, नाक, गला ये सब जांच करता है। तो देखे होंगे कि कान में इस प्रकार से और देखते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, तो उसमें लगा हुआ होता है जो उसको उपचार करने में जो औजार रहता है उसमें लगा हुआ होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल। फिर है
कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अवतल दर्पण। फिर 16 नंबर कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। 70 नंबर है कि नई कार्तीय प्रकृति के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है कैसा? ऋणात्मक। 18 नंबर है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल के फोकस दूरी धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक, याद रखना है। अवतल के फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल के धनात्मक। 19 नंबर है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है। 19 नंबर है आपका कि दांत विशेषज्ञ अभी बताएं कि दांत के डॉक्टर हो, आंख के डॉक्टर हो, कान के डॉक्टर हो, सबको मरीज वाला को डॉक्टर ने जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। कह रहा दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब यानी दर्पण जो है ना जो बड़ा में दिखाता है देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। 20 के बाद 21 नंबर है आपका, जो देखिएगा 21 नंबर में बात करेंगे। ठीक है। तो दंत विशेषज्ञ किस डॉक्टर में, तो बोलेंगे तो ये चीज तो हो गया। ठीक है। आगे है जो देखिएगा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बोलेंगे कि किस दर्पण को प्रतिबिंब में बात करेगा ना तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक को नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो जब भी नापेगा तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत VVI है, जो बहुत सारे वीडियो में देखे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये होगा कि बी होगा सर, तो इनमें दोनों होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है। 22 नंबर है जो ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है जो देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि फोकस दूरी को एफ बोलते हैं। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? एफ। ठीक है, याद रखिएगा। और वक्रता त्रिज्या को बात करेंगे तो आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो होता है एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर कितना? 32 सेंटीमीटर। तब फोकस दूरी क्या होगी? यानी f बराबर r/2। अब देखिए f बराबर करेंगे तब 32 है, तो 32/2 तो कितना? 16, यानी कि फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। आंसर नंबर सी। कोनो दिक्कत? आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा 23 के बाद 24 नंबर है। जो 24 नंबर क्या कर रहा है, जो देखिए कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? तो अवतल। कोई दिक्कत इनमें नहीं ना? रहेगा तो बोलिएगा। फिर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, तो r बराबर 2f या f बराबर r/2, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि f बराबर r/2, तो इसको तो एजा नहीं पूछता एक, तो फैटाफैटी हो जाएगा। तो r के गुना 1 से, तो r बराबर 2 में गुना f से, तो 2f, यानी कि ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं कि r बराबर 2f, याद रखना है। फिर है जो देखेंगे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत ही में कह रहा है कि किसी बीम का, ठीक है, इसमें देगा कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होगा? जो देखिएगा कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव के मतलब क्या बोलेंगे? P। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा तो आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए तो आगे की बात करेंगे तो आगे है आपको, ठीक है, देखिए कि किस दर्पण में, ठीक है, फिर है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल या तो उत्तल। कोई दिक्कत? आगे है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? 31 नंबर है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो क्या होगा? अवतल दर्पण। चिन्ह की परिपाटी के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी होता है, ठीक है, यानी कि उसके अनुसार माइनस माना गया, ऋणात्मक माना गया, तो क्या होगा? यानी कि इसको बात करेंगे तो ये जब भी होगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण। फिर है
देखिएगा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में। 33 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, तो उत्तल। कोई दिक्कत? फिर है आगे, तो देखिएगा इसमें कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस, ठीक है, 1/u, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो बोलेंगे इनमें से सभी, यानी समतल, उत्तल, अवतल, तीनों में आभासी, लेकिन उल्टा कहेगा तो अवतल। 36 नंबर है कि आगे जब बात करेंगे तो आगे प्रकाश का अपवर्तन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें देखिए कि प्रकाश का अपवर्तन की बात जैसे कहेंगे तो इसमें दिया हुआ है, जो ध्यान से देखिए कि कहा गया है कि अब इसमें बात करेंगे कि कैसे याद रखना है सर, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर तो देख लिए सर, तो सेकंड नंबर कैसे देखेंगे, जो देखिए जो आपको बताया गया है बार बार, ठीक है, जो देखिए कि हौसला को मत छोड़िए, ठीक है, और हौसला को रख के और आगे बढ़ते रहिए इसमें, ठीक है। तो आपको आज कंप्लीट तो कंप्लीट, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम, ठीक है। दूसरा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। चौथा नंबर है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन। मात्रक विहीन के मतलब कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी m बराबर करेंगे तो v/u, ठीक है, अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के करेंगे तो -v/u, याद रखना है, ठीक है। 6 तक हो गया। तो आगे कह रहा है, जो देखिएगा कि अवतल लेंस के आवर्धन का मान की बात करेगा, ठीक है। फिर है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है, तो sin i/sin r बराबर n/1 बोल सकते हैं, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin i/sin r। कोई दिक्कत? आगे है जो देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का, वो भी कितना, तो 2.42 पूछता है ये क्वेश्चन कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। अपवर्तनांक क्या, जो सुनिए कि अपवर्तनांक की बात करेगा तो शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, अब बटा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, यह कहलाता है अपवर्तनांक। कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा वायु में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक में निकालते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ये याद रखना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक कहेगा तो ये होता है जाके डायोप्टर। कोई दिक्कत? आगे है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस, ठीक है, किस लेंस की, उत्तल लेंस। फिर है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल कहेंगे तो सबसे अधिक हवा में, लेकिन अगर अपवर्तनांक कहता तो किस में, हीरा में, ठीक है। फिर है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पड़ता है, यानी छोटा अक्षर को अगर पढ़ना है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा आपको चश्मा में। एक चीज याद रखना है इसमें कि मेन जो है कि कितना, जो आप तो समझ किए, अब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है, ये रॉन्ग है कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ऐसे कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा। तो आगे है जो 15 नंबर क्वेश्चन है, जो ध्यान देंगे 15 नंबर में, ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता, यानी कि अगर बोलेंगे कि किसी का क्षमता निकालना है तो 100/f बोलते हैं, 100/f, यानी कि 100 फोकस दूरी कितना, 20, यानी 100/20 तो कट के कितना, 5, तो 5 डायोप्टर, यानी d बराबर होता है 100/f। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत भी है, ये देख रहा है ना, देखो विनोद कितना बार पूछा है, देख रहा है ना विनोद, 2012 2017, यानी बोलेंगे कि मिट्टी जो है ना, जिसका बोलेंगे कि लेंस बनाने के लिए ये प्रयुक्त नहीं है। अब बताओ कि कोई क्या अगर मिट्टी का चश्मा बना के दे दे, समझ रहा है ना, मारे के तो ऐसे चश्मा में उजला पर मारता है, अलग बात है, ये में मारेगा तो दिया करिया कर देगा,
ठीक है, बाजार में मार्केट के समझ ही रहे हैं। चलिए 17 नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2, ठीक है, याद रखना है। फिर 18 नंबर में कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। 19 नंबर है कि 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है, ये ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि आंसर नंबर कितना? ए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे है जो ध्यान दीजिएगा, 19 के बाद 20 नंबर कहेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है तो बनेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। कैसे? कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होने की बात करेंगे तो उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फिगर आप लोग जानते होंगे कि अगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है, तो ये किनारा की अपेक्षा ना लग रहा है कि बीच में ये सब जो भाग है जो मोटा है, तो इसको बोलेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगर कह दिया जाए अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस बोलेंगे तो बीच की अपेक्षा किनारा का भाग मोटा अधिक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि जो ध्यान दीजिएगा 21 नंबर कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर, ये याद रखना है, ठीक है। फिर है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ? तो फोकस और लेंस के बीच, जो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फोकस और लेंस के बीच। फिर है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वो है उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। फिर है पूछता है कि हमारा जो चश्मा है या तो मानव के जो आँख है ना, उनमें कौन नेत्र है? ये भी पूछता है, तो कौन नेत्र? उत्तल लेंस, ये याद रखना। फिर है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है यानी उत्तल लेंस, ठीक है। कि फोटोग्राफिक कैमरा जैसे देखते हैं ना लड़कियां लोग के कि जहाँ जाएगी जहाँ ऐसे करके खच्चाक खच्चाक खाली फोटो मारता है, ठीक है। तो वो में जो लगा रहता है ना, जो कौन लेंस जो पता नहीं है, लेकिन खचाक खचाक खाली फोटो खींचेला है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें बोलेंगे कौन लेंस? उत्तल लेंस। 26 नंबर में कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरिया 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समवता है तो क्या? दोनों अवतल, ठीक है। 27 नंबर है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्य आपतित किरण के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2, परिवर्तन के कितने नियम? 2, ठीक है, दोनों को 2। फिर कह रहा कि तेज के किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin i बटा sin r, ठीक है। बोलेंगे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक कौची? तो डायोप्टर, ठीक है। और SI मात्रक कहेंगे तो डायोप्टर होता है, ठीक है। कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है v बटा u। 33 नंबर है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42। 34 नंबर है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अभिसारी, याद रखना है। 35 नंबर है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। किस ओर? अभिलंब की ओर। 36 नंबर है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस के, ठीक है। 37 नंबर देखिएगा कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो बोलेंगे उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, तो दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 39 नंबर है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कौची से? ध्रुव से, ठीक है। फिर आ गया आगे की वीडियो जो है, तीसरा नंबर है क्या? कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर आ गई है। तो क्या बताइए कि यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? दिक्कत हुआ तो बोलिएगा, ठीक है, शर्माइए ना दूर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब में दिक्कत रहेगा तो पूछने में भी डरना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी, बढ़ें आगे। चलिए आगे है मानव नेत्र, ये वाला की बात कर रहा है, ठीक है। इसको जो नियंत्रित कर लिया, ठीक है, अपना उम्र में नियंत्रित हो जाते हैं मेरे भाई, जो नियंत्रित नहीं किया समझ ही रहे हैं, खूब मूवी देखते हैं,
चलिए देखिए यहाँ कि मानव नेत्र यानी मानव आँख के बारे में क्या बता रहा है इसमें कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, बप्पा करा रंग बिरंगा संसार, जो रंग बिरंगा में जो भूल जाता है लेकिन सब आँखियों से ध्यान रखना। तीसरा नंबर चैप्टर चालू करा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितना 1/16 सेकंड, ये याद रखिएगा। अब मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें देखिए मानव की आंख में दृष्टि दोष हो जाता है, यानी आंख में कभी कभी खराबियां आ जाता है। जैसे कि 3 तरह के दृष्टि दोष, एगो बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, एगो दूर दृष्टि दोष, एगो जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता क्या है, जो समझिएगा। निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है लोग को, और जब दूर दृष्टि दोष हुआ तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और जब जरा दूरदर्शिता होगा तो दोनों से बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए कि निकट दृष्टि दोष को उपचार कैसे करेंगे, दूर दृष्टि दोष को उपचार करेंगे, और जरा दूरदर्शिता को उपचार कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष अगर हो गया तो उसको उपचार करने के लिए आपको, ठीक है, निकट 3 अक्षर के है तो 4 अक्षर वाला उपयोग करना पड़ेगा, यानी अवतल लेंस का। अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो उत्तल लेंस का। जरा दूरदर्शिता में बोलेंगे तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। कोनो दिक्कत? चलिए आगे की वीडियो देखते हैं इसमें कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व है 1/16 सेकंड। दूसरा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तीसरा नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। 5वां नंबर है कि आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह। 6वां नंबर है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। 7वां नंबर कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है अनंत, ठीक है। देखिए 8 नंबर है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी लगभग होती है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। कितना बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर। फिर है 9 नंबर कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी कि मानव के आंख में अगर पूछेगा कि कौन लेंस लगा होता है तो कौन लेंस, तो बोलेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा। फिर है 10 नंबर है, जो देखिएगा 10 नंबर में कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष जिसको होल है तो बताएं निकट 3 अक्षर के है तो 4 अक्षर वाला, यानी अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। 11 नंबर है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी कि दूर वाला के, तो निकट के उपयोग कर, यानी कि बोलेंगे कि दूर है के 2 अक्षर के, तो हो जाएगा कुछ 3 अक्षर वाला। फिर है कि किस दृष्टि दोष में, ध्यान दीजिए कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफिक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो उसको बोलेंगे कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है। 13 नंबर है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है, यानी कि जो निकट वाला को देख नहीं पाएगा ना, ठीक है, जो निकट वाला को देख नहीं पाएगा उसको हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्या चीज, दूर दृष्टि दोष। 14 नंबर है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है कौचिक है, दूर की वस्तुओं पर, ठीक है। 15 नंबर है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5। कोई दिक्कत कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5। फिर है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल। देखिए कि प्रकीर्णन कहेगा तो विचलन कहेगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक, तो बैगनी। इस कलर को नाम याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि एक होता है बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। ये ट्रिक याद रखना है कि बै से बैगनी, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा कि जा से जामुनी, ठीक है। फिर है कि नी से नीला। आगे बात करेंगे तो हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, ठीक है, और ला से लाल। यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस 7 रंग में विभक्त होने की घटना ही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा विचलन होगा तो बैगनी के, और सबसे कम विचलन होगा तो लाल के। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा तो बोलेंगे लाल के, सबसे कम होगा तो बैगनी के। एक चीज़ याद रखना ये। अब बात है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल। 18 नंबर है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं, तो 7। अभी न बताएं, ठीक है। देखिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। प्रिज्म कितने सतहों से, 5 सतहों से। कोनो दिक्कत? देखिए कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी। फिर है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो नीला, हरा, लाल सब हो जाएगा इनमें से सब। फिर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन,
प्रिज्म, ठीक है। फिर है जो देखिएगा कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है, तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर। फिर ध्यान रखिएगा कि तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है मेरे भाई, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला। फिर है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण के मतलब छोटे छोटे कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला, ठीक है। फिर है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का। फिर है कि चंद्रमा पर खड़े, ये VVI क्वेश्चन है 2014 में पूछा है, लेकिन अभी फिर पूछेगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो क्या बोलेंगे, काला, ठीक है। फिर है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। फिर है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल में। फिर है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। देखो 2022 में भी पूछ दिया कालिया, 2024 में भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि आगे जो है 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट, विद्युत, ठीक है। तो आज फिजिक्स खत्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चैप्टर को, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री और बायो, और खाली वीडियो देखते हैं कि सब्सक्राइब और फॉलो वगैरह करते हैं, शेयर करो मेरे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं विद्युत में, ठीक है। चलिए विद्युत में क्या है, जो देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻10 कूलॉम, क्या बोलते हैं, कूलॉम, यानी आवेश का ऐसा मात्रा क्यों होता है, कूलॉम, आवेश का मात्रा, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। फिर है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक की बात करेंगे तो बताइएगा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका बोलेंगे कि विद्युत आवेश का SI मात्रक तो कौन, कूलॉम। फिर है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, तो 10 एम्पियर। कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। फिर बोलते हैं क्योंकि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का, किसका, एमीटर। फिर है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, बैटरी से दिष्ट धारा, याद रखना है। फिर है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ेगा तो श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में, जैसे कि अगर 5 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है, तब 5 + 6 + 8, कोई दिक्कत, ये श्रेणी क्रम होता है। फिर समांतर क्रम की विद्युत धारा का SI मात्रक कौची, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। फिर है कि किस उपकरण में धन पल और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में, किसमें, कुंडली में। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2, याद रखना है, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना है, तो 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर होता है जाके 120 कूलॉम, ध्यान रखिएगा जितना कर रहा है। कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फिर करा 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन, ठीक है। 12 नंबर है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। फिर है कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प माप कितना होगा, तो 0.05 वोल्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर है कि 1 वोल्ट बराबर यानी कि जूल प्रति कूलॉम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो 24 जूल, ठीक है। कि वोल्ट बराबर होता है यानी कि जूल प्रति कूलॉम। फिर बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट, यानी कि जे से जूल कूलॉम को C और गुने वोल्ट को V, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है कि V बराबर IR, ठीक है, पूछ रहा है ओम का, यानी कि V बराबर, यानी कि बोलेंगे वाट बराबर होता है I के मतलब विद्युत धारा गुने R के मतलब प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि वोल्ट बराबर होता है विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि आगे वाला क्वेश्चन है कि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा
जो देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या था, कि धारा में कह रहा है कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी कुंडली है उसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर V बटा I। फिर है R को बोलते हैं प्रतिरोध, याद रखना। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है तो R बराबर 1 बटा V। 25 नंबर है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध कितना है 552 है, ठीक है, और 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, तो ये 55 ओम है, ठीक है, याद रखना है 55 ओम है तो 220 वोल्ट के, तो होता है कि विद्युत धारा तो I बराबर होता है कि V बटा R, V बटा R, तो 220 बटा 55, तो 55 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, तो ये 4 एम्पियर। फिर है 26 नंबर कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, चांदी। फिर है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा। 28 नंबर है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का, यानी कि विद्युत जो बल्ब होता है ना उसका बोलेंगे तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होगा, जो पूछा है 2014 में, 2020 में, 2022 में, तो इसका होगा ओम मीटर। फिर है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करना है किस पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ओम, ठीक है। 34 नंबर है कि 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी कि 0.24 कैलोरी, याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, ठीक है। 36 नंबर की विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें यह प्रभाव पर कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की, याद रखना कि विद्युत बल्ब होता है टंगस्टन के और विद्युत हीटर के तार होता है नाइक्रोम के तार। कि किसी परिपात का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध। कोई दिक्कत, यानी कि जो उष्मा में बदल देगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध। फिर है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी यूनिट बोलते हैं उसको। कि निम्न में से किसका अर्थ जूल होता है, जल नहीं जूल, यानी कि हाइड्रो का, नहीं जल हाइड्रो का अर्थ होता है। फिर कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक मेरे भाई वाट। कह रहा है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 220 बटा 2, यानी कि बोलेंगे 110 ओम। फिर 43 नंबर की 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसमें याद रखना है, कोनो दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए। 44 है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 0.4, यानी कि बोलेंगे कि 100 बटा 220, ठीक है, याद रखिएगा कि भी W बटा V होता है R बराबर I बराबर, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 108 वाट पर प्रचालित करते हैं तो तब उसके क्या होगा, जो ध्यान रखिए कि बात करेंगे, जो देखिए आराम से कि 220 वोल्ट है और 100 वाट है, यानी कि बात करेंगे कि पहले धारा निकालेंगे, तो धारा निकालने के लिए हो जाएगा कि वाट बटा वोल्ट। अब कितना है, 100 वाट के है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि पहले तो बात करेंगे कि ये वोल्ट है ना, वोल्ट बटा वाट, यानी कितना वोल्ट के, तो बात करेंगे कि 220 वोल्ट के। फिर कह रहा है कि 100 है ना, तो इसमें ध्यान देना है कि वोल्ट है तो इसमें तो पहले हो जाएगा कि वोल्ट, ठीक है, तो 110 दूनी कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। अब कह रहा है वाट कितना, तब वाट में यानी कि 2 से 50, यानी कितना वाट का बल्ब हो जाएगा, 50 बल्ब वाट का, यानी कि आंसर नंबर कितने, सी। फिर है 46 नंबर, देखिएगा जो देखिएगा 46 नंबर इसमें दिया हुआ है कि 46 नंबर कह रहा है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR², ठीक है, ध्यान रखिए। 47 नंबर है कि कौन सा मात्रक के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड। 48 है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, ध्यान रखिए। कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, तो कुंडली में। कह रहा है आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम। 51 नंबर है कि 1 एमीटर के 0 तथा 2A के अंकों के बीच 20 विभाग है तो एमीटर का मात्रक कितना, तो 0.1 है। कि सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा चाहने चाहिए, इनमें से सभी, यानी कि पार्श्व क्रम में भी, समांतर क्रम में भी, श्रेणी क्रम में भी, सब में, ठीक है। आगे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर कितने, 5, तो कोई दिक्कत, तो 5 नंबर चैप्टर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो लगभग होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा के, क्या चीज का, नरम लोहा। 3 नंबर है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपरी मुखी और एक बाह्य मुखी होगी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होती, तो चाल, संवेग, वेग, कोई नहीं होगा। ठीक है। 6 नंबर है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करता है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। कि बैटरी से किस प्रकार की धारा, दिष्ट धारा। ठीक है। कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, तो आधा। फिर है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत मोटर। ठीक है। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने। फिर है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा। ठीक है। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, जनित्र, जो 2012 में, 2014 में, 2017 में पूछा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत, यानी जनित्र के मतलब होता है जनरेटर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फिर है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा, और बैटरी में दिष्ट धारा, याद रखना। फिर है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, याद रखना। कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है मीटर में। ठीक है। कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में कि गर्म तार में, गर्म तार में, याद रखना। 21 नंबर में कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक अतिभारण होता है जिसमें विद्युत परिपथ में क्या होता है ना, कि विद्युत धारा के अधिक मान बढ़ जाता है। ठीक है। कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला। ठीक है, याद रखिए। कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, जो समझिए, कभी कभी देखिए ना चिंगारी मारता है, वो होता है शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना होने का डर रहता है। कि लघु पतन के समय परिपथन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक लघु पतन एक होता है, एक अतिभारण होता है। कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट पर होता है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑस्टेंड ने। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। फिर है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम हो जाता है। 29 नंबर, यानी कि आगे आप बात करेंगे तो वो नेक्स्ट है कि ऊर्जा का स्रोत, चैप्टर नंबर 6 लास्ट। ठीक है। ऊर्जा का स्रोत देखिएगा कि ऊर्जा का स्रोत में कहेंगे तो कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस। ठीक है। कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो बोलेंगे इस क्या है कि जो सरलता से सुलभ हो। सरलता के मतलब आसानी से सुलभ हो, यानी आसानी से संभव हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, वो कहलाएगा। ठीक है। 3rd नंबर है कि डीजल का उपयोग होता है किसमें, तो भारीय वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी सब में। फिर है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन में। 5 नंबर है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा। 6 नंबर है कि जीवाश्म ईंधन है, कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक कह रहा है कि वास्तविक स्रोत क्या होगा, तो बोलेंगे कि सूर्य। क्या होगा, सूर्य। 7 नंबर कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। फिर है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों। ठीक है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें बोलेंगे कि बायोगैस। ठीक है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। ठीक है। 14 नंबर है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है। कि किस धातु से सोलर सेल बना होता है, सिलिकॉन से।
ठीक है। 60 नंबर है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैव मात्रा यानी बायोमास। ठीक है। फिर है सौर कुकल के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण। 80 नंबर जो देखिए कि नरौरा नवकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। 90 नंबर है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य। ठीक है, ध्यान रखें। 20 नंबर कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, तो सीएनजी। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में होगा, किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो सीएनजी होगा। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिए। तो बात करेंगे 21 नंबर है कि वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मांग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। 22 नंबर में देखिएगा कि ईंधन है यानी कि सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी सब जलता है, सब होगा। फिर ध्यान दीजिए कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। ठीक है, तो प्रमुख अवयव होगा ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा, गलती है, ब्यूटेन होगा। 40 नंबर कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जैव मात्रा। फिर कह रहा है कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो सभी। फिर है कि देखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला। 28 नंबर जो देखिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा है यानी कि कोयला से जो प्राप्त ऊर्जा होगा वो कहलाएगा अनवीकरणीय, यानी कि जो कोयला से प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है यानी बोलेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम। 30 नंबर है कि बाघ उपभोक्ता है यानी तृतीय पोषी स्तर का। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह होता है यानी कि कितना बोलेंगे कि एक दिशीय। 32 है कि अपघटक का उदाहरण है यानी कवक। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल, जलमंडल, अस्थामंडल सब। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर है, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। फिर है कि ओजोन का आणविक सूत्र ओठीरी। ठीक है, कि कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी बोलते हैं इसको, यानी कि सभी। कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है यानी कि डीडीटी। ठीक है, ध्यान रखिए कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत, तो 0.03%। याद रखिएगा, ये में कन्फ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन आएगा कि 0.03%, तो ये 2023 नहीं 25 में आएगा, ध्यान दीजिए 0.03। 40 नंबर है। तो बात आया कि आगे की वीडियो में चलेंगे जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी में। ठीक है, तो इतना वीडियो में हम लोग देखा, तो फिजिक्स अगर इतना कवर कर लोगे तो गारंटी कहता हूँ नहीं छूटेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए ना फिजिक्स का, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर 764499, ठीक है, 1798, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और करके आप अपना PDF प्राप्त करें बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और इस PDF को आप ज़रूर पढ़ें अगर आपका मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम है तो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है ना उससे क्वेश्चन चुना हुआ है कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है और कौन सा क्वेश्चन बार बार बोर्ड रिपीट कर रहा है। तो जी धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।